लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में मैं कुमारी श्वेता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं अर्थशास्त्र का छठा अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा किया था। आज मैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में एक एक करके बताऊंगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने वैश्वीकरण पाठ जो है इससे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं उसमें से पहला प्रश्न है कि निवेश का क्या अर्थ है, विदेशी निवेश का क्या अभिप्राय या उद्देश्य होता है। बच्चों, अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ जो है वह ऐसे होता है कि जितने भी अर्थशास्त्र में परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन या अन्य उपकरण की खरीदारी में जो व्यय की गई मुद्रा होती है उसको हम लोग निवेश कहते हैं। यानी कि जितने भी तरह के उपकरण जो हम अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं उसको खरीदने में जो पैसा खर्च होता है यानी व्यय की गई जो मुद्रा होती है उसे ही हम निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश का अभिप्राय यह होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश जिनका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति। यानी विदेशी निवेश का अर्थ हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किया गया खर्च, किया गया व्यय जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति। स्पष्ट है बच्चों? अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि एलपीजी की नीति क्या है। एलपीजी क्या है? बच्चों, यह अंग्रेजी भाषा के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शब्दों से मिलकर बना है। एल से हो गया लिबरलाइजेशन, पी से हो गया प्राइवेटाइजेशन और जी से हो गया ग्लोबलाइजेशन। यानी इन तीनों शब्दों से मिलकर के क्या बना? एलपीजी। एलपीजी जो है वह इसका उद्देश्य जो होता है यह आर्थिक सुधार के लिए देश की आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का समावेश इसमें किया गया है। ये था एलपीजी। एलपीजी के बाद हमारा तीसरा प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। भारत में जो सन 1991 में आर्थिक सुधार हुआ उससे आप क्या समझते हैं। बच्चों, इसका उत्तर होगा कि भारत में सन 1991 की आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से की गई थी। ये सुधार जो है वह उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों पर आधारित थी। अतः इसे एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है। सन 1991 की यह प्रक्रिया ही नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर हो गया बच्चों? अब हमारा चौथा प्रश्न है कि व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं। व्यापार अवरोधक क्या होता है? इसका उत्तर होगा कि सरकार के द्वारा तैयार की गई नीतियों में वे सभी प्रतिबंध जो व्यापार के निर्बाध प्रसार में समस्या उत्पन्न करें वह व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। यानी व्यापार के निर्बाध प्रसार में जो भी प्रतिबंध समस्या उत्पन्न करेंगे वो सारी समस्याएं व्यापार अवरोधक कहलाती हैं। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है कि मॉल अथवा शॉपिंग मॉल क्या होता है। बच्चों, मॉल आपने देखा भी होगा, वहां जाकर के आपने खरीदारी भी की होगी, लेकिन क्या आप एक आर्थिक रूप से अर्थशास्त्र में मॉल की परिभाषा जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि मॉल या शॉपिंग मॉल क्या होता है। इसका उत्तर होगा बच्चों कि शहरों में एक ही छत के नीचे उपभोग की सारी छोटी एवं बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उसे ही हम
मॉल कहते हैं। यानी कि एक मॉल में यदि हम चले जाते हैं तो अपनी आवश्यकता की हर छोटी और बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पे सामान उपलब्ध होता है और हम उसकी खरीदारी कर सकते हैं। चूंकि मॉल के मालिक या व्यवस्थापक के द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं की खरीद की जाती है, इसलिए वे अपेक्षाकृत कम लागत लगाने के कारण उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए उनकी ऊंची खरीद पर अनेक आकर्षक एवं लुभावने पुरस्कार देने की भी योजना बनाते हैं। अक्सर मॉल में यह ऑफर किया जाता है कि अगर आप 5,000 की खरीदारी करेंगे तो उसमें 2,000 की छूट दी जाएगी या कूपन दिया जाएगा। तो इस तरह के वह लुभावने पुरस्कार देने की योजना बनाते हैं जिससे कि उपभोक्ता आकर्षित होंगे और कम लागत में उनका सामान को खरीदेंगे। उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे आकर्षक कीमत पर वस्तु मिलने से लाभ भी होता है और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पष्ट हो गया बच्चों मॉल और शॉपिंग मॉल क्या होता है। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है कि बिहार लोक सेवाओं के अधिकार से आप क्या समझते हैं। बिहार के लोक सेवाओं के अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा बच्चों कि लोक सेवाओं के अधिकार का अर्थ है कि बिहार सरकार जो है वो अपने राज्य के आम नागरिकों को बिना किसी परेशानी के नियत समय सीमा के अंतर्गत सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। स्पष्ट हुआ बच्चों। लोक सेवा का अर्थ, लोक सेवा के अधिकार का अर्थ हुआ कि बिहार सरकार जो है अपने राज्य के आम नागरिकों को बिना किसी भी परेशानी के एक नियत समय सीमा के अंतर्गत सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला है कि महत्वपूर्ण सेवाएं नियत समय पे उपलब्ध होगी। दूसरा है कि प्रशासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता रहेगी। तीसरा है समय सीमा में सेवा प्राप्त नहीं होने पर 2 स्तरों पे अपील, सुनवाई एवं सेवा प्राप्त करने का अवसर भी दिया जाएगा। और चौथा है कि आवेदन जमा कर पावती देने का प्रावधान यानी कार्य का होना निश्चित किया जाएगा। तो ये था बच्चों आपका अर्थशास्त्र विषय का 6ठा अध्याय वैश्वीकरण। अगले वीडियो में मैं पुनः इसी विषय का आखिरी अध्याय यानी 7वां पाठ लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।